हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 क्लास 5 एमपी बोर्ड विषय भाषा भारती हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं पाठ 22 उन्नत खेती उत्तम खेती, है ना। पाठ 22 जिसका नाम है उन्नत खेती उत्तम खेती। तो उन्नत खेती क्या है, उन्नत कृषि क्या है? ये है विधि किसानों को पानी और कीटनाशकों जैसे कम संसाधनों का उपयोग करते हुए कम जगह में अधिक फसल पैदा करने में सक्षम बनाती है। अब है आइए सीखें उन्नत खेती उत्तम खेती के तरीके, सिंचाई के उन्नत साधन, लोकोक्ति, प्रत्यय और समानार्थी शब्द। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं पाठ। राजेंद्र ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की ही थी कि पिता के आकस्मिक देहावसान के कारण उसे गांव लौटना पड़ा। माने अचानक, आकस्मिक माने अचानक, देहावसान माने निधन, है ना। तो उसके पिताजी की क्या हो गया था, अचानक निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी। तो इसके कारण उसे गांव लौटना पड़ा। घर की सारी जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर थी। माने अब उसके कंधे पर घर के सारी जिम्मेदारी थी। उसके परिवार की आय का साधन खेती थी, है ना। तो उसके परिवार का आय का साधन माने कमाई का साधन क्या था, खेती ही थी। इस कारण उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा कुछ और पढ़ लिख कर शहर में नौकरी कर लें। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम थोड़ा और पढ़ लिख जाओ और शहर में नौकरी कर लेना, यहाँ गांव में क्या रखा है। राजेंद्र ने अपनी माँ को समझाया। राजेंद्र ने अपनी माँ से कहा, यदि गांव का हर व्यक्ति शहर में रहने लगेगा तो कैसे काम चलेगा। गांव से पलायन करके शहर में रहने वाले लोग कितने कष्ट में रहते हैं। मतलब पलायन माने एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो वो समझा रहा था अपनी माँ को कि यदि गांव से पलायन करके शहर में रहने वाले लोग कितने, वो कह रहा था कि माँ गांव से पलायन करके माने शहर में चले जाते हैं वो लोग कितने कष्ट में रहते हैं, माने उनको कितनी परेशानियां रहती हैं मैं जानता हूँ। अगर हम खेती के तरीकों में सुधार करने के साथ साथ उससे जुड़े दूसरे काम धंधों पर ध्यान दें तो हमें खेती में बहुत क्या होगा, लाभ होगा। माने वो कहने लगा माँ से कि माँ यदि हम खेती के तरीकों में सुधार करें और उसके साथ साथ दूसरे काम धंधे पर भी ध्यान दें, माने दूसरा भी काम करें, तो हमें खेती में बहुत लाभ होगा, माने बहुत फायदा होगा। किसी को गांव छोड़कर शहरों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ ने सिर हिलाकर कहा। तो माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो वो माँ कहने लगी उससे कि ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा है। मर्जी माने इच्छा। तुम मेरे पास रहकर खेती किसानी करो, इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। गांव के सभी किसानों की खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थी। और माने गांव के जितने भी किसान थे उनकी खेती किस पर निर्भर थी, बरसात पर, है ना, वर्षा पर। और साथ ही पुराने ढंग से खेती करने के कारण उन्हें गुजारे लायक ही उपज मिल पाती थी। मतलब उनको बहुत ही कम पैसा मिल पाता था, है ना। उपज से उनको क्या होता था, बहुत ही कम पैसा मिल पाता था, जिसके कारण अधिकांश किसानों को साल में कुछ समय मजदूरी करके अपना पेट भरना पड़ता था। राजेंद्र के पिता की स्थिति भी इससे जुदा ना थी, माने इससे अलग नहीं थी। ऐसी स्थिति में राजेंद्र ने कुछ अलग करने का विचार किया। तो राजेंद्र ने सोचा कि मैं कुछ अलग तरह से खेती करूं, और सबसे पहले गांव के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हरीश वर्मा से बात कर अपनी सारी स्थिति उन्हें बताई। तो किसको बताई, सबसे पहले कृषि विस्तार अधिकारी को, है ना। उसने क्या किया कि गांव के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हरीश वर्मा से बात की और अपनी सारी स्थिति उससे उन्हें बताई। वर्मा जी ने पूरी बात सुनने के पश्चात उससे कहा, सबसे पहले तो तुम्हें अपने खेतों
में उचित जल प्रबंधन करना चाहिए। ठीक है ना। तो वो कहने लगा कि सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि उचित माने अच्छी जल प्रबंधन माने तुम्हें अच्छे जल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उचित जल की क्या करना पड़ेगी, व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि वर्षा का जल व्यर्थ ना बहे। तो मतलब तुमको ऐसा जल प्रबंधन करना पड़ेगी, ऐसी व्यवस्था करना पड़ेगी जिससे कि वर्षा का जल व्यर्थ ना बहे। मतलब बारिश का जल व्यर्थ ना बहे माने बेकार ना बहे। अभी खरीफ की फसल का समय है। इस समय तुम उन्नत बीज माने अच्छे बीज का प्रबंध कर रोपण विधि से धान लगाओगे तो अच्छी उपज मिलेगी। तो वो क्या कह रहे हैं कि तुम रोपण विधि से धान लगाओगे तो अच्छी उपज मिलेगी। माने धान रोप के, है ना, जो तुम क्या करोगे, रोपण विधि से रोप के धान लगाओगे तो अच्छी उपज तुमको मिलेगी। धान के साथ साथ कुछ खेतों में सोयाबीन। तो क्या क्या बोल दिया उनने कि तुम्हें क्या क्या लगाना है। धान के साथ साथ कुछ खेतों में तुम्हें क्या बोना है, सोयाबीन, उड़द, मूंग वगैरह भी बो सकते हो, ताकि एक फसल कमजोर हो तो दूसरी फसल से कमी पूरी हो जाए। साथ ही तुम रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अलावा जैविक खाद और जैविक कीटनाशक का प्रयोग करो। तो वो क्या कह रहे थे कि तुम क्या करो, रासायनिक खादों, कीटनाशकों, पेस्टिसाइड वगैरह, और इसके अलावा जैविक खाद माने प्राकृतिक खाद और जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करो, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरकता और उत्पादकता बढ़ने में अधिक सफलता मिल सकेगी। इसके साथ साथ तुम्हें रबी की फसलों के लिए सिंचाई की स्थायी व्यवस्था भी करनी होगी। तो क्या कह रहे हैं कि तुम जो है इसके साथ साथ तुम्हें रबी की फसलों के लिए सिंचाई की स्थायी व्यवस्था भी करनी होगी। वर्मा जी की बातें सुनकर राजेंद्र ने कहा, पर इसके लिए तो बहुत अधिक रुपयों की जरूरत पड़ेगी। तो वो वर्मा जी से कहने लगा राजेंद्र कि इसके लिए तो मुझे बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी, बहुत रुपयों की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास तो इतने रुपए नहीं हैं। साथ ही मैं कर्ज के लिए साहूकार के चंगुल में नहीं फंसना चाहता। वर्मा जी ने कहा, ऋण की समस्या तो बैंक से हल हो सकती है। तो वर्मा जी ने कहा कि कर्ज की समस्या तो किससे हल हो जाएगी, तुम्हारी बैंक से। अब तो किसानों को हमारी सरकार की ओर से ही बहुत सस्ती ब्याज दर पर ऋण मिलने लगा है। मतलब बहुत सस्ती ब्याज दर पर कर्ज मिलने लगा है। कुएं के लिए भी बैंक या ग्राम पंचायत से ऋण एवं अनुदान मिल जाएगा। अनुदान का मतलब होता है आर्थिक सहायता। राजेंद्र ने वर्मा जी की सलाह मानकर बैंक से ऋण लेने का फैसला किया। इस संबंध में उसने गांव के दूसरे किसानों से चर्चा की तो उन्होंने इसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दिया। मतलब सुनी की अनसुनी कर देना, है ना। एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दिया माने सुनी की अनसुनी कर देना। बात सुन ली और बस, है ना। एक दो लोगों ने तो राजेंद्र को चेताया भी, अगर कहीं फसल खराब हो गई तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा, तुम इस चक्कर में मत पड़ो। राजेंद्र ने उन्हें समझाया, ऐसा नहीं है। कई बार प्राकृतिक या अन्य कारणों से फसल खराब हो जाने पर किसानों को जो नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई सरकार फसल बीमा और मुआवजा राशि देकर कर सकती है। मुआवजा का मतलब होता है हर्जाना, है ना। अब राजेंद्र ने ऋण लेने के लिए बैंक से संपर्क किया। कुछ ही दिनों में उसे आवश्यकतानुसार ऋण मिल गया। ऋण मिलने के बाद सबसे पहले राजेंद्र ने अपने खेतों की मेड़ों को ऊंचा किया। अब उसने क्या काम किया, सबसे पहले राजेंद्र ने सबसे पहले खेतों की मेड़ों को ऊंचा किया। किसने, राजेंद्र ने। साथ ही खेतों की मिट्टी की जांच कृषि विज्ञान केंद्र में करवाई। इसके बाद उसने उपज और जल्दी पकने वाली धान की किस्म के बीज एक विश्वसनीय दुकान से खरीदे, है ना। अब आप ये याद रखना, क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि इसके बाद उसने उपज और जल्दी पकने वाली धान की किस्म के बीज
एक विश्वसनीय दुकान से खरीदे। अब बीजोपचार के बाद, बीजोपचार क्या होता है? अब क्या है बीजोपचार? बीजोपचार क्या होता है? बीजों को बोने से पहले दवाओं के घोल में डालना, ताकि पौधे कैसे हो सके? रोग मुक्त हो सके। ठीक है। अब क्या है? बीजोपचार के बाद उसने धान के पौध तैयार की। उसने क्या की? धान की पौध तैयार की और छिटक कर बोने के स्थान पर रोपण पद्धति से धान की रोपाई की। माने रोपण माने रोपने वाली पद्धति से धान की रोपाई की। उसने सोयाबीन, उड़द और मूंग भी बोई। उसने क्या क्या बोया? सोयाबीन, उड़द और मूंग भी बोई। कुछ ही दिनों में राजेंद्र के खेत लहलहा उठे। समय समय पर खाद, कीटनाशक तथा खरपतवार नाशक। खरपतवार क्या होता है? अनुचित पौधे है ना, जो जैसे घास फूस वगैरह रहती है ना। तो क्या है? कुछ ही दिनों में उसने सोयाबीन, उड़द और मूंग भी बोई। कुछ ही दिनों में राजेंद्र के खेत लहलहा उठे। समय समय पर खाद, कीटनाशक तथा खरपतवार नाशक माने बेकार पौधे जो होते हैं, घास फूस वगैरह जो होती है, उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग होता है ना। तो खरपतवार नाशक दवा का बहुत सावधानी के साथ प्रयोग करते हुए वह अच्छी तरह से अपनी फसल की देखभाल करने लगा। पड़ोस के किसानों ने तो हंसी हंसी में कहा भी, अरे राजेंद्र, तुम तो हमारे भी गुरु निकले। पहली ही बार में इतनी अच्छी फसल, ऐसा कौन सा चमत्कार किया है? राजेंद्र ने जवाब दिया, अच्छी खेती चमत्कार से नहीं, कड़ी मेहनत, लगन, सही निर्णय व समझदारी से होती है। उसने उन्हें सारी बात समझाई। किसानों ने कहा, भैया, अगले साल से हम भी तुम्हारी तरह खेती करेंगे। कुछ समय पश्चात फसल की कटाई गहाई के बाद उपज को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। माने सब कैसे रह गए? दंग रह गए, क्योंकि इस बार फसल 2 गुनी से भी ज्यादा हुई थी। राजेंद्र ने जरूरत के लायक अनाज रखकर बाकी समर्थन मूल्य में बेच दिया। इससे उसे अच्छी रकम प्राप्त हुई। माने उसको अच्छा पैसा मिल गया है ना, उसको अच्छी कमाई हो गई उसकी। और उसने एक बार में ही सारा ऋण चुका दिया। तो बैंक से जो उसने ऋण लिया था, कर्ज लिया था, उसे एक बार में ही उसने चुका दिया। यह सब देखकर माँ ने उसे खुशी से चूम लिया और ढेरों आशीर्वाद दिए। अब राजेंद्र सोचने लगा कि आगे उसे क्या करना चाहिए। उसने वर्मा जी से फिर सलाह ली। उन्होंने कहा, देखो, अभी तुम्हारे खेतों में काफी नमी है, इनमें तुम चना या मसूर बो सकती हो। ठीक है। तो उसने सलाह ली, किससे सलाह ली? वर्मा जी से। तो उन्होंने सलाह दी कि अभी तुम्हारे खेतों में बहुत नमी है ना, इसमें तुम चना मसूर बो सकते हो। इन्हें कम पानी की जरूरत होती है। इस ऋतु में 1-2 मावट की वर्षा हो जाती है। मावट क्या होता है? मावट होता है शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, है ना, उसको मावट कहा जाता है। उससे भी लाभ होगा। साथ ही अब तुम कुआं निर्माण के लिए भी आवेदन कर सकते हो। राजेंद्र ने ऐसा ही किया। पहले उसने खेत में पानी के स्रोतों की जांच करवाई। ग्राम पंचायत ने भी राजेंद्र को कुआं बनाने के लिए राशि और अनुदान स्वीकृत कर दिया। कुछ ही समय में राजेंद्र के खेत में कुआं तैयार हो गया। उसने बैंक से ऋण लेकर विद्युत पंप भी लगवा दिए। विद्युत क्या होता है? बिजली, है ना। तो विद्युत पंप भी लगवा लिया। सिंचाई की सुविधा हो जाने से राजेंद्र अपने खेतों में 3 फसल लेने लगा। कितनी फसल लेने लगा राजेंद्र? 3 फसल लेने लगा। अब यहाँ आपको दिख रहा है ना, ये सिंचाई हो रही है खेतों में, है ना। राजेंद्र का पूरा ध्यान अपनी खेतों की ओर था। कुछ दिनों बाद उसने नालीदार सिंचाई के स्थान पर ड्रिप, है ना, क्या क्या करवाया उसने? नालीदार सिंचाई के स्थान पर क्या किया उसने? ड्रिप
और स्प्रिंकलर सिंचाई से क्या है, ड्रिप और स्प्रिंकलर पाइप से सिंचाई करनी प्रारंभ कर दी, माने शुरू कर दी। अब ड्रिप क्या है? ड्रिप है सिंचाई की ऐसी विधि जिसमें पानी पाइप से बूंद बूंद गिरकर पौधे तक पहुंचता है ना, वो क्या है, ड्रिप। और स्प्रिंकलर क्या है? सिंचाई के लिए बनाए गए ऐसे पाइप जिनसे पानी फव्वारे के रूप में निकलता है। ये निकल रहा है ना फव्वारे के रूप में पानी, है ना, खेतों में। अब प्रारंभ कर दी माने शुरू कर दी। इससे कम पानी के उपयोग से ही पौधों की भरपूर सिंचाई होने लगी। फसलों के साथ साथ सब्जियों की खेती करने और अच्छी नस्ल की 2 गाय और 2 भैंस रखने से उसे अच्छी आय होने लगी, माने उसकी कमाई अच्छी होने लगी। इन सभी कामों में उसकी पत्नी भी पूरा सहयोग करती थी। राजेंद्र ने पशुओं से मिलने वाले गोबर के सदुपयोग माने अच्छा उपयोग किया। उसने सदुपयोग माने अच्छा उपयोग, सदुपयोग के लिए एक गोबर गैस संयंत्र बनवाया। इससे खाना पकाने के ईंधन की समस्या हल हो गई, माने समस्या का समाधान हो गया। यही नहीं, गोबर गैस संयंत्र से उपयोग के बाद निकले गोबर द्वारा बने खाद से उसकी रासायनिक खाद पर निर्भरता भी कम हो गई। राजेंद्र इसे आम के आम और गुठलियों के दाम कहता था। समय के साथ साथ राजेंद्र अपनी खेती के कार्य में सभी आधुनिक तरीकों और कृषि यंत्रों का प्रयोग करने लगा। कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ये क्या है? ये मुहावरा है ना, माने एक को देखकर दूसरा भी वही कार्य करने लग जाता है। उसे बोलते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ठीक है। गांव के दूसरे किसान भी अब राजेंद्र से प्रेरणा लेकर उन्नत ढंग से खेती करने लगे थे। साथ ही गांव वालों ने मधुमक्खी पालन का भी काम शुरू कर दिया था, जिससे उन्हें अच्छी आय होने लगी थी, माने उनकी भी अच्छी कमाई होने लगी थी। अब और क्या करने लगे थे? मधुमक्खी पालन भी करने लगे थे। ठीक है, तो गांव वाले क्या करने लगे थे? मधुमक्खी पालन भी करने लग गए थे, जिससे उनकी अच्छी कमाई होने लगी थी। आय माने कमाई। अब आसपास के गांवों के लोग भी बात बात में राजेंद्र का उदाहरण देने लगे थे। एक दिन गांव के सरपंच ने ऐसा समाचार सुनाया कि सारा गांव खुशी से नाच उठा। इस साल जिला प्रशासन राजेंद्र को एक सफल किसान के रूप में उन्नत खेती को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित करने का निर्णय लिया था। सच राजेंद्र ने अपनी समझदारी से यह कहावत को सही सिद्ध करके दिखाया था। अब ये क्या है? पाठ कैसा है? संकलित है। ठीक है। अब कौन सी कहावत है? उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान। तो इसका मतलब है खेती करना सबसे अच्छा कार्य है, खेती के बाद व्यापार करना अच्छा कार्य है, इसके बाद चाकरी या नौकरी करना अच्छा कार्य है, और आखिरी में कुछ नहीं कर सकते तो भीख मांगना अंतिम विकल्प है ना। तो इसका ये मतलब है। ठीक है। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 22 उन्नत खेती उत्तम खेती पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे।